जी मैम, कंटिन्यू प्लीज। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी जो GS1 की कॉपी है, इस बोल सकते हैं इस पेपर में आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे अटेम्प्ट करा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अब आपको ना यहाँ पे आपको यूपीएससी पैटर्न पे पेपर दिया जाता है। जैसे कि अगर आप इसमें देखें तो आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके बाद आपके पास स्पेस रहेगा। तो अब पहले ऐसे होता था कि आपको कोई सीक्वेंस फॉलो करना था कि जैसे कि सेक्शन 1 में आप सेक्शन 1 पहले कर रहे हैं, सेक्शन 2 पहले कर रहे हैं, सेक्शन 3 पहले कर रहे हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आप ये जो है आपको स्पेस दिया गया है, आप इसे यूटिलाइज करिए और अपना आंसर करिए। इवन 69th में ऐसा सुनने में आया कि पेजेस आपके इंक्रीज हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, पेजेस आपके पास सफिशिएंट है। आपका यहाँ पे जो है ना वो क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, इसको देखना है। देखिए यहाँ पे आपको पेजेस नहीं भरने हैं। जो पूछा गया क्वेश्चन में अगर आपने वो सफिशिएंट वर्ड्स जैसे 8 मार्क्स से क्वेश्चन या 7 मार्क्स से क्वेश्चन के लिए अगर आपने 120 से 150 वर्ड्स भी लिखे हैं ना, वो सफिशिएंट है। और अगर उसमें क्वालिटी है जो पूछा गया है वो लिखा है तो। और अगर 38 मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे अगर आपने 400 वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली, ये कहीं पे लिमिट नहीं है, बट इतना आप अगर लिखते हैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ, एक प्रॉपर कंटेंट के साथ, क्वालिटी कंटेंट के साथ, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। अब देखिए ये टॉपिक सरप्राइजिंगली आया था, इसके बारे में हम लोगों ने प्रीलिम्स में पढ़ा हुआ है। तो उसी डेटा को यूज करके आप कैसे प्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ये अटेम्प्ट किया हुआ क्वेश्चन है। ये बिरसा मुंडा मूवमेंट, ये थोड़ा सा आप मैम लोगों ने कॉपी को जो, थोड़ा और जूम थोड़ा कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ ठीक है। सर, वो जी जी जहां बिल्कुल, पे हाँ। ज्यादा डिटेल में बताएंगे वहां पे थोड़ा जी जी रोक लेंगे। बिल्कुल, देखिए, अभी सही है मैम, ठीक। ओके, ये जो बिरसा मुंडा मूवमेंट है इसके लिए आप 38 मार्क्स के नोट्स, मैं ये नहीं बोल रही, आप जो है नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपेयर करिए, फिर चाहे वो 8 मार्क्स का है फिर वो ज्यादा मार्क्स का है, आप उसे वैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जैसे बिरसा मुंडा मूवमेंट है, सिर्फ हेडिंग दिया हुआ है यहाँ पे, बिरसा मूवमेंट जो है उसको उलगुलन मूवमेंट बोलते हैं। या फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया क्या क्या कॉजेज हैं। कॉजेज को मैंने इतने शॉर्ट में ऐसे डील कर लिया है। अब देख सकते हैं कॉजेज आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। उसके बाद इस मूवमेंट के बारे में बताया, द फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज। कैसे ये गया है क्वेश्चन, मतलब ये 8 मार्क्स से क्वेश्चन में उन्होंने तो बिरसा मुंडा मूवमेंट दे दिया, मैंने यहाँ पे कॉजेज, मूवमेंट का फेज और बोल सकते हैं जो भी चीजें हैं क्या क्या उसका एम था ये बताते हुए इसको कंक्लूड करा है। उसके बाद ये इंडिगो रिवोल्ट, जिसके बारे में देखिए क्वेश्चन जो था, जो 68 पैटर्न है उस टाइम मतलब पैटर्न चेंज हुआ था, तो उस टाइम पे हमें टॉपिक्स के बारे में आइडिया नहीं था किस तरीके का बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, बट स्टिल हम लोगों ने उसे किसी तरह हैंडल करा। अब थोड़ा पेपर है कि आपको पता है कि आपको सेक्शन 1 में करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहा है, कि हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। 68 हो गया, 69 हो गया, तो 70 पे आप कुछ हद तक प्रेपरेशन अपना उस तरीके से कर सकते हैं। अब पटना कलम पेंटिंग, इसके बारे में तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मतलब प्रिपेयर किया गया था, लेकिन 38 मार्क्स में आया। आप देख सकते हैं कि कैसे पॉइंट्स में लिखते हैं, आपके पास टाइम कम होता है, आप यहाँ पे इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिख सकते, आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो चीजें लिखनी होती है विद प्रॉपर डायग्राम्स, या फिर जो भी मेन पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करते चलिए और बढ़ते चलिए। केव्स डेवलपमेंट के बारे में मुझे उतना ज्यादा आइडिया नहीं था, बट स्टिल जितना पता था मैंने उसे डायग्राम के थ्रू एंड विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक बोधिसत्वास, अवलोकितेश्वरा एटसेट्रा, जो भी चीजें इसके बारे में पता थी वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। और जो भी मुझे केव्स जो डोनेट करी गई थी उनके बारे में थोड़ा बता दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आपको यहाँ पे चूज करना होता है डिस्कस द फैक्टर्स फॉर द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इतना ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए, ये कॉपी तो मैं आपको शेयर करूंगी, आप ये कॉपी देख लेंगे। आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से मैंने पेज को यूटिलाइज करा है, और पेज ना भरने पे फोकस नहीं किया है, बल्कि जितना आप अटेम्प्ट कर पाए क्वालिटी से वो दिखाया। और जो क्वेश्चन का डिमांड है, जैसे डिस्कस द फैक्टर्स पूछा क्या गया है, फैक्टर्स फॉर द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड हाउ इट गेव डायरेक्शन टू द फ्रीडम स्ट्रगल। तो यहाँ पे फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को आगे डिस्कस किया गया है, और हाउ इट हेल्प इन डायरेक्टिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, आप ये सारे देख सकते हैं। उसके बाद ये फैक्टर्स ने कैसे डायरेक्शन दिया, ये जो भी चीजें मैंने एक सब हेडिंग दी है उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया गया है। अब उसके बाद जिस क्वेश्चन पे आप अटेम्प्ट करते हैं उसको मार्क करते हैं, आप ये देख लीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगी। अब देखिए यहाँ पे ब्लैंक पेज छोड़ा है, मतलब अगर नहीं आता इट्स ओके, बाकी जब इवेल्युएटेड कॉपीज आएंगी तो उसे भी शेयर किया जाएगा। अब ये देखिए ये क्वेश्चन है 8 मार्क्स का, आप देखेंगे ये मैंने बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं किया है। अब इसमें मैं ये नहीं बोल रही आपको पेपर छोड़कर आना, नहीं,
अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता है तो भी आप इसमें देखिए, जो पहले आता है पहले तो आप वो अटेम्प्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके आंसर्स दिए, मतलब आपका आंसर के लिए स्पेस दिया हुआ है, तो पहले तो आप वो अटेम्प्ट करेंगे जो आपको आता है। और टाइम लिमिट क्या है? 8 मार्क्स के लिए या 7 मार्क्स के लिए आप 4 से 5 मिनट में खत्म करेंगे। 38 मार्क्स के लिए आप 20 से 22 मिनट्स में उसको खत्म करेंगे। उसके बाद जब आपके पास ये टाइम बचता है तब आप इन क्वेश्चंस पे आएंगे और इसके बारे में आपको लिखना चाहिए, जो कि मेरे पास टाइम नहीं बचा तो मैंने इसको स्किप ही कर दिया और इसको मैंने लास्ट में अटेम्प्ट करने के लिए रखा था। सिमिलरली आप यहाँ देखेंगे इस क्वेश्चन पे भी मैंने कुछ नहीं लिखा है, GS1 का है ये। एंड दिस ऑल्सो, ये क्वेश्चन इजी है, ई गवर्नेंस से रिलेटेड है, बट टाइम ना बचने की वजह से मेरा ये क्वेश्चन छूट गया था, जो कि GS1 में आपका पेपर नहीं छूटना चाहिए। एंड यहाँ पे आप देखेंगे इस पे थोड़ा सा मैं लिख पाई थी, इतना कम कंटेंट लिखा है। तो ये है कि आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आप एटलीस्ट इतना भी लिखेंगे तो आपको 2 या 2.5 नंबर मिल जाएगा। अगर आपका पेपर छूट रहा है या फिर आपके पास इनफ कंटेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो कि आया था और GS1 में आया था। तो इसे मैंने कितने प्रॉपरली अपने ये फ्लो चार्ट्स के थ्रू या फिर आर्टिकल्स का यूज करते हुए इसे प्रिपेयर किया है। यहाँ पे गोलकनाथ केस 1967 या जो भी आपका शंकरी प्रसाद केस है, NGAC कमेटी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी जो बनी थी, वो सारी चीजों के बारे में बताया, मतलब डिमांड को मीट किया है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पेजेस को भरना जरूरी है, बाकी मार्क्स आएंगे तो आपके साथ शेयर किया ही जाएगा। एक पेज मैंने 4 पेजेस में यूज किया है, एक पेज बच गया था। यहाँ पे देखेंगे ये जो है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था ये, नहीं ये G20 समिट से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसे अटेम्प्ट किया गया था। हाँ, द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ रिलेटेड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट किया है एग्जाम्पल्स देते हुए, जो भी हमने ऑपरेशन दोस्त या मिशन सागर, आप देख लेंगे यहाँ पे कितने एग्जाम्पल्स दे के इसे प्रिपेयर किया। इवन आप ये देख सकते हैं मैंने शो किया कितने शॉर्ट में, द ग्लोबल नॉर्थ एंड द ग्लोबल साउथ, एंड ये जो लाइन है इसको सेपरेट करती है, ये भी ऐसे करके शो किया है। उसके बाद सर्टेन चैलेंजेस, मतलब क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग एंड एग्जाम्पल्स भी यूज किया है। तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से इसे प्रेजेंट किया है। एंड देन DI है, तो चलिए DI तो आप लोग खुद चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा वाला क्वेश्चन करना है। GS2 में मेरे 3 क्वेश्चंस छूटे थे, जो कि सरप्राइजिंगली सेक्शन 3 में भी पार्ट्स था। इसके बारे में जानकारी मुझे लास्ट तक ध्यान नहीं था कि सेक्शन 3 में भी पार्ट्स है, मुझे लगा सिर्फ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में पार्ट्स है। मैंने टाइम को वैसे ही डिवाइड करा था, लेकिन वो थोड़ा टाइमिंग इशू की वजह से रह गया था पेपर। अब यहाँ पे भी देखिए जैसे क्वेश्चन है, मतलब जो आपको करें आता है आप मम्मी से उसको भी ज्यादा। बात। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पहुंच करके मम्मी से भी बात कर लेंगे थोड़ा सा, और दीदी से भी बात कर। कंटिन्यू ओके, मैम। चलिए यहाँ पे देखते हैं द पॉजिटिव डायरेक्शंस इन द मतलब ये शॉर्ट वाले क्वेश्चंस है जिसे आप देखिए आर्टिकल्स के थ्रू एंड एग्जांपल्स के थ्रू विद फ्लो चार्ट प्रेजेंट कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे मेनली यही कहना है कि अगर आपका पेपर छूटता है, तो जैसे 69th मेंस में भी मुझे किन्होंने बताया कि उनका GS1 या GS2 में पेपर छूटा था, तो मैंने बोला पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपके पास अभी ऐसे है, आपके पास इंटरव्यू है जो कि आपका मेजर जो भी रोल प्ले करता है। अगर आपके ऐसे में अभी तो मार्क्स जब आएगा तो पता चलेगा कि ऐसे में क्या स्कोर दिया जा रहा है, तो अगर आपने ऐसे में बहुत अच्छा स्कोर किया है प्लस आपको इंटरव्यू में 80+ या अप्रॉक्स 80 मार्क्स मिले हैं, तो आपका जो भी पेपर छूटता है या फिर थोड़ा सा अगर GS1 GS2 खराब गया तो वो कवर हो जाता है। तो आई थिंक मेरे साथ भी यही रोल प्ले हुआ है। अब ये देख सकते हैं जुडिशियल रिव्यू, ये भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसे आप देख सकते हैं मैंने कितने प्रॉपरली से प्रेजेंट किया है। एंड ये जो है जो मैंने क्वेश्चंस ब्लैंक छोड़े हैं, मेरे को नहीं आता था, और ऊपर से ये है कि अगर मेरे पास टाइम बचता तो मैं इस पे क्वेश्चंस लिख सकती थी, क्योंकि ये जो है थोड़ा पॉलिटिकल या रीजनल पॉलिटिक्स के लिए आपको पास कंटेंट होना चाहिए। बाकी अगर ई गवर्नेंस की बात आती है, बोल सकते हैं पॉल्यूशन को कर्ब करना या एनवायरमेंट की बात आती है, तो उसमें आप आंसर्स लिख सकते हैं, बिहार की जो स्कीम्स उनके बारे में बता सकते हैं। ये जोनल काउंसिल्स का क्वेश्चन था, अनएक्सपेक्टेड था, एंड आई अटेम्प्टेड दिस बिकॉज इसके बारे में मुझे थोड़ा आइडिया था, तो मैंने इसके बारे में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये द कॉम्पोजिशन एंड पार्ट्स ऑफ राज्यसभा, इसकी प्रिपरेशन मैंने करी थी और ये क्वेश्चन भी आ गया था।
तो ये काफी अच्छा है। ये बेनिफिट था कि जो भी आप कोर्स में इनरोल्ड रहते हैं वहाँ पे आपको क्वेश्चंस की तैयारी कराई जाती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। ये क्वेश्चन मेरे को डायरेक्टली आ गया था एग्जाम में, तो मैंने प्रिपेयर भी करा था, तो इसे अटेम्प्ट किया था। चलिए अब इसमें ये देख सकते हैं कितने अच्छे से सेकंड पार्ट को भी डील करा है। मींस क्वेश्चन वाज डिवाइडेड, क्वेश्चन जो है वो दो पार्ट्स में दिया गया था, एक को कवर करा एंड रोल एज अ सेकंड चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट एज अ डेलिबरेटिव बॉडी, एज अ रिविजनरी बॉडी, और यहाँ पे पॉइंट्स में इसको प्रेजेंट करा है। एंड इसके बाद ये जो है मतलब बाकी पेपर आप देख सकते हैं कि कितना अटेम्प्ट करा है, कितना छोड़ा है, इस तरीके से। चलिए अब ऐसे की तरफ चलते हैं। ऐसे आपका मेजर रोल प्ले करेगा इस एग्जाम में, बिकॉज आपका ऑप्शनल क्वालिफाइंग हो गया है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे में हो जाता है कि आपको कौन सा टॉपिक चूज करते हैं। सबसे पहली बात, जो सबसे मेजर रूल है, आपको ऐसा टॉपिक चूज करना चाहिए जो आप अच्छे से समझ गए हैं। तो जिसके बारे में बोल सकते हैं आप उस टॉपिक को पहले समझ गए हैं, और उसके बाद उसमें आप कितने डायमेंशंस ऐड कर सकते हैं। आप उसे हिस्टोरिकल डायमेंशन से समझ चुके हैं, क्या एग्जांपल आप डाल सकते हैं, साइंटिफिक, ज्योग्राफी, बोल सकते हैं पॉलिटिकल या इन्वायरमेंटल, जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं ना, उतने डायमेंशन में आप क्या एग्जाम्पल से इस ऐसे को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पे सबसे बेटर ऑप्शन यही लगा, क्योंकि आप देख सकते हैं परफॉर्म योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी बिकॉज एक्शन इज इंडीड बेटर देन इनएक्शन। तो इसको मैं काफी अच्छे से समझ गई थी, और मैंने इसमें अपनी जो स्टोरी है, आप देख सकते हैं ऐसे मैंने कैसे स्टार्ट करा था, कि यहाँ हिस्ट्री से लेके स्टार्ट करा था और उसको हर बोल सकते हैं डिफरेंट डायमेंशंस पे इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई किया है। एंड अब चलते हैं यहाँ पे हम सेकंड ऐसे, क्योंकि अभी मुझे आपको दिखाना है कि ऐसे के लिए आप कंटेंट और जो भी आप जैसे पेजेस आप देख सकते हैं कि जो नहीं यूज में है उसको आप ऐसे क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद ये आप मत देखिए कि अगर क्वेश्चन आपके पास इंटरनेट पे है, विमेन पे है, तो बहुत इजी टॉपिक है, सब करेंगे। मैंने भी वही टॉपिक चुना जो सब करेंगे। इंटरनेट हैज टर्न्ड आउट वर्ल्ड इनटू ग्लोबल विलेज। अब इसकी शुरुआत मैंने एनेक्डोट से करी है। एक स्टोरी है, बोल सकते हैं कि फिक्शनल स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हैं, एनेक्डोट होते हैं वो। और इन दो कैरेक्टर के बीच में मैंने शो करा कि इंटरनेट का क्या रोल है। उसके बाद इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगी लास्ट में कि मैंने कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इसके बारे में प्रिपेयर भी करा है। ओके, अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पे ग्लोबल विलेज फेज ऑफ इंटरनेट जो पूछा गया था अभी के बारे में, मतलब इस ऐसे में पूछा गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे एग्जांपल्स का यूज करते हैं। लाइफ मिशन के बारे में बताया गया है, वेरियस समिट्स, एंड ये जो रिसेंट अर्थक्वेक आया था टर्की सीरिया में, उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे बताया है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि आप अपने ऐसे को कैसे लिंक करते हैं। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मैम यहाँ पे जाके ऑलमोस्ट ये कितने पेजेस लिखने होंगे हमें ऐसे के लिए? ओके, यहाँ पे जैसे 700 to 800 वर्ड्स बोला गया है ऐसे में। तो अगर आप एक पेज में, मैं जनरली यही मानती थी कि मेरे एक पेज में 100 वर्ड्स आ रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली मानती थी। अगर मान लिया तो 80 वर्ड्स भी होते हैं, तो 7 to 8 पेजेस आप लेके चलिए, और हो सकता है 9 पेजेस भी कर सकते हैं। आप देखिए कि वर्ड लिमिट आपकी 700 to 800 है, तो उससे ज्यादा ना हो। एक अप्रोक्सीमेट आप आइडिया लगा लीजिए टेस्ट सीरीज करते वक्त कि आपका एक पेज में कितने वर्ड्स आ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप पेजेस को एनालाइज करिए, क्योंकि पेजेस आपको बहुत दिए जाते हैं, पेजेस वहां पे कम नहीं पड़ते। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में मैंने क्रॉस किया, मेरे पास पेजेस मेरे को नहीं रिक्वायर्ड थी, तो मैंने उसे कट करा है, इतने में ही अटेम्प्ट किया है। मैं आपको एक और दिखाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जांपल्स दिए मैंने, आईटी एक्ट 2000, भारत नेट प्रोग्राम, साइबर स्वच्छता केंद्राज, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, एटसेट्रा, एफएटीएफ की बात करिए। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो रिसेंट एग्जाम्पल था पेगासस अटैक का एम्स हॉस्पिटल में, उससे रिलेटेड भी मैंने इस इंटरनेट के बारे में डाला था। मतलब आप ऐसे को जितना डाइवर्स कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। ऐसे आपको फ्रीडम देता है, आप कहाँ तक सोच सकते हैं, क्या क्या चीजें उसमें एक्सप्लोर करके डाल सकते हैं। हेलो मैम, कह रहे हैं कि मैम ऐसे में मतलब खुद से स्टोरी, मतलब जैसे आपने बोला कि फिक्शन स्टोरी बना दो, तो खुद से भी स्टोरी क्रिएट करके डायमेंशन को बढ़ाया जा सकता है मतलब इसमें? अच्छा, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। अभी मैं एक बार आपको सारी चीजें बता दूं, फिर आप क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो ऐसे में ना एक एनेक्डोट होता है, वो जो आपके स्टार्टिंग में आता है। अब ऐसा नहीं है कि आप इसमें हर बोल सकते हैं एनेक्डोट आपका खुद 100 वर्ड्स ले जाता है या 80 to 100 वर्ड्स ले जाता है। एनेक्डोट को आप एक ही बार यूज करिए, क्योंकि अगर आप हर एक डायमेंशन में एनेक्डोट घुसाएंगे तो फिर आप लिखेंगे क्या।
स्टोरी थोड़ा ना सुनने आए एग्जामिनर, आपका जो ऐसे है आप उसे किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। एनेक्डोट बस आप एक ही डालेंगे, स्टार्टिंग में डालेंगे, और आप खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन आप हर एक डायमेंशन के अंदर एनेक्डोट नहीं डालेंगे, फिर कंटेंट कहाँ गया। कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनेक्डोट एक सपोर्टिंग बोल सकते हैं पार्ट है उस ऐसे का। अब जैसे है ये क्वेश्चन, मैंने इसमें से जो मुझे समझ में आया उसको ही चूज करा और उसके बारे में ऐसे लिखा, धर्म के बिना विज्ञान नांगर्ज है एंड विज्ञान के बिना धर्म आनर्ज है, ऐसे करके था। तो इसे मैं समझ गई थी, पहले तो मैंने एक्सप्लेन करा कि इसका मतलब क्या है, और उसके बाद मैंने हेडिंग देख सकते हैं ओनली साइंस एंड नॉट धर्म, और फिर मैंने लिखा था इसमें बहुत सारे डायमेंशंस कवर किए थे। एंड यहाँ पे एक बहुत इजी सा कोट अगर आपको आता है तो आप उसे लिख सकते हैं। एंड फिर देन ओनली धर्मा एंड नॉट साइंस, इससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हैं। मैंने इसमें हिस्ट्री आप देख सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एटसेट्रा, जो भी डायमेंशन है आप इसमें डाल सकते हैं। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे काफी सारे जो भी मतलब मैंने यहाँ पे लिस्ट करे हैं, देर आर प्लेथोरा ऑफ बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद दिस टुगेदरनेस। मतलब देखिए, पहले तो मैंने अलग अलग बोला कि अगर एक नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है, और एक नहीं और फिर उसके बाद बोला कि जब दोनों चीजों को हम इंक्लूड करें तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एटसेट्रा। उसके बाद जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो उसको इंक्लूड करा, जो भी आप डाल सकते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करी थी, ये आप देख सकते हैं। बस एक छोटा सा आप चार्ट बना ले कि आप ऐसे में क्या क्या लिखने वाले हैं, और उसके बाद फ्लो के साथ आपको काफी चीजें याद आने लगती हैं। ये देखिए, क्या? चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ आप योजना मैगजीन को कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग जनवरी की योजना मैगजीन जो इस बार आई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडेक्स था वो तो अब नहीं आता है, लेकिन आप अपने कंट्री में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करके इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। देखिए, आप यहाँ से ये जो डेटा है ना, ईज मतलब ये वैसे जनरली किसी भी योजना मैगजीन में आपके पास जो ये फर्स्ट पेज होता है ना, जिसमें एडिटोरियल लिखा होता है या प्रीफेस लिखा होता है, उसमें से आप यहाँ से इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। जनरली जैसे विमेन पे है, एग्रीकल्चर पे है, टेक्नोलॉजी पे काफी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया होता है, और यहाँ से आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। लेकिन ये हर में नहीं होता है, किसी किसी में होता है। जैसे अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे क्वेश्चन आया तो आप ये स्टार्ट भी कर सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज अ बेसिक नेसेसिटी फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एंड द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इन जनरल। मतलब ये थोड़ा सा ना आप इंट्रोडक्शन यहाँ से आपको डायरेक्टली मिल जाता है, और योजना मैगजीन आपके पास हिंदी में भी होती है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको कैसे देखना है। कैमरा आप लोग कोई आदमी ऑन मत करे, ठीक है? देखिए, जैसे यहाँ पे आपको कंटेंट मिला इस मैगजीन में, मैं ये नहीं बोल रही आप पूरा का पूरा मैगजीन पढ़िए, पूरा का पूरा कंटेंट, उसमें से कंटेंट निकालना है, ठीक है? अभी भी टाइम है, आप हर मंथ की योजना मैगजीन लीजिए, आराम से 1 वीक दीजिए, उसमें से नोट्स को एक्सट्रैक्ट करिए, आपकी मैगजीन आराम से खत्म हो जाएगी। जैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, हाउ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्रमोट्स दिस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो आप यहाँ से एज अ फैसिलिटेटर, बस ये शॉर्ट में भी लिखेंगे ना, आपको ये कंटेंट याद हो जाएगा। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, इतने सारे पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, आप इनमें से अगर 4-5 पॉइंट्स भी लेंगे ना तो आपके लिए काफी है। अब उसके बाद आपको एक और चीज यहाँ पे दिखाते हैं, और भी 2-3 मैगजीन है, उन सब में से आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, फिर आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। ये दिसंबर की मैगजीन है, ओके। इसमें आपको काफी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। देखिए, जैसे इंडिया का मून मिशन था, उससे रिलेटेड कंटेंट आपको मिल रहा है, ये इसके इंडेक्स में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग लैंडस्केप ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इंडिया का इंडस्ट्री सेक्टर, इसके बारे में आपको कंटेंट मिल जाएगा। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की इनिशिएटिव जो कि लिए गए हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, आपको यहाँ पे इसके रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। हर एक चीज नहीं पढ़नी है, आपको वहां से कंटेंट निकालना है जो आप अपने जीएस के आंसर्स में, ऐसे के आंसर्स में यूज कर सकते हैं। ये देखिए G20 वाला आपकी ये योजना मैगजीन है, G20 की आई है। यहाँ पे आपको ये है आपकी नवंबर की,
आराम से यहाँ पे काफी चीजें मिल जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल G20 के बारे में आपको यहाँ पे कंटेंट मिल जाता है। ये हमारे जो अमिताभ कांत जी है उन्होंने ये लिखी है आर्टिकल। उसके बाद इंडिया का राइजिंग इन्फ्लुएंस, यहाँ पे G20 समिट से इंडिया एज अ ग्लोबल पावर कैसे बन सकता है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बताया गया है। तो आपके पास यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है, डायरेक्टली आप यहाँ से देख सकते हैं कंटेंट कैसे आपको मिल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप गूगल पे कंटेंट ढूंढते रहते हैं। ये अक्टूबर की मैगजीन है, आपको यहाँ पे रोड से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरवेज एटसेट्रा बहुत अच्छे से यहाँ पे कंटेंट और डेटा मिलेगा। पहली बात तो ये पीएम विश्वकर्मा जो मिशन है, जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इसके बारे में आप शॉर्ट में नोट्स लिख सकते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, कहाँ तक है, कितना है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, गेटिंग स्मार्टर मीन्स प्रमोटिंग ग्रीन एनर्जी, तो इससे रिलेटेड क्या कंटेंट दिया गया है। स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, चंद्रयान 3, तो और बोल सकते हैं यूनिटी मॉल्स, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, G20, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने सारे आपको कंटेंट मिल रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि इसको पूरा टाइम लगा के पढ़िए, ऊपर ऊपर से देखिए और इंपॉर्टेंट कंटेंट को जो भी है एक्सट्रैक्ट करिए और उसको लिखिए। ये लास्ट मैगजीन देखते हैं, गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स, ये सितंबर की है। मैं बोल रही हूँ कि अभी तक जितना रह गया है ठीक है, अभी आपके पास जनवरी से ना ये मैगजीन्स जो है हेडिंग के साथ रिपीट होती हैं किसी ना किसी रूप में। आपको एक साल के अंदर एग्रीकल्चर रिलेटेड मैगजीन दिख जाएगी, नहीं मिलती है तो पिछले साल वाला देख लीजिए। इन्वायरमेंट रिलेटेड मैगजीन मिल जाएगी, टेक्नोलॉजी रिलेटेड मैगजीन मिल जाएगी। तो ये सारी मैगजीन, विमेन रिलेटेड मैगजीन आपको देखने को मिलेगी। फेडरलिज्म की मैगजीन मिली है यहाँ पे 2020 में, ये आई थी मैगजीन जहां से आप कंटेंट ले सकते हैं। तो इसको थोड़ा एक्सप्लोर करिए और यूज करिए। जैसे इसके हम हेडिंग्स पे देखें तो अकाउंटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, विमेन एम्पावरमेंट, क्या क्या रिसेंट रिफॉर्म्स लिए गए हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी, स्ट्रेंथनिंग द स्कोप एंड रोल, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के क्या रिपोर्ट है या क्या उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए हैं। तो ये सारी चीजें आपको ना यहाँ इस कंटेंट में मिलती है, जिससे आप अपना मेंस का कंटेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए अब आपको यहाँ पे शो करते हैं एक चीज, लास्ट टिप्स देते हैं, फिर उसके बाद बंद करेंगे, फिर आपके रिव्यूज लिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको, जैसे मैंने ये जो योजना मैगजीन बताई है, इस योजना मैगजीन का जो कंटेंट है आप GS1, GS2 एंड ऐसे तीनों के लिए यूज कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे GS1, GS2 के लिए तो करंट अफेयर रिलेटेड फैक्ट्स जो बोल सकते हैं स्टैटिक पार्ट है वो भी है, लेकिन आप यहाँ से वैल्यू एडिशन कर सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे प्रिपेयर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और ये हिंदी में भी आती है। नॉट ओनली योजना, रूरल डेवलपमेंट के लिए आपके पास कुरुक्षेत्र भी होता है जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड या बेसिकली रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड, क्योंकि हमारा बिहार तो ज्यादातर रूरल में ही आता है, तो रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड आपको काफी कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ऐसे के लिए कुछ जो टिप्स हैं, आप कैसे आप योजना मैगजीन को यूज करके कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे के लिए जैसे मैंने किया था, विमेन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एनवायरमेंट, आप यूपीएससी के PYQ देख लीजिए या फिर यूपीपीसीएस के ऐसे के PYQs देख लीजिए। जिस टॉपिक पे आपको कंटेंट दिख रहा है विमेन से रिलेटेड, जैसे कि 68 में जो भी ऐसे आया है, आप ये सारे कंटेंट को मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं। जनरली आप इस सब हेडिंग्स के अंदर ना आप अपना कंटेंट तैयार करेंगे। स्टैट रिलेटेड क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर अगर बोल सके हम डेमोग्राफिक डिविडेंड, इस पे भी आप बना सकते हैं नोट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी मैगजीन है, देखिए ये आपके हेडिंग्स हैं। अब विमेन रिलेटेड जितनी भी योजना मैगजीन आई हैं पिछले 1 साल में, 2 साल में, अब वहां से इंपॉर्टेंट आपको पता है प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन मिलता है। नारी शक्ति के ऊपर किसी बजट में एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन था जो कि मुझे इस योजना मैगजीन में मिल गया था, मैंने उसे नोट कर लिया था। तो ये आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये आपने कंटेंट प्रिपेयर कर लिया ऐसे का। GS1, GS2 के लिए भी आपने यहाँ से कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर लिया, योजना मैगजीन से, कुरुक्षेत्र मैगजीन से, या फिर आप कोई करंट अफेयर की मैगजीन फॉलो कर रहे हैं उससे भी। तो ये आज हमने जो एक सोर्स जो है योजना कुरुक्षेत्र, इसको एक्सप्लोर करा है। अब इसके बाद क्या है कि आप जब एग्जाम में बैठते हैं, ऐसे के लिए 1 घंटा होता है, उस 1 घंटे में
कम से कम आप 10 से 15 मिनट तो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए। उसके बाद 45 मिनट्स आप लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ से भी 5 मिनट सेव कर लेंगे तो आपको रिविजन का टाइम मिलेगा। तो आपके पास 10 to 15 मिनट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप क्या क्या ऐसे में लिखने वाले हैं ना, वो फ्लो बनता है। वरना आप क्या लिख रहे हैं फिर आप सोचने बैठ जाएंगे बीच में, तो इसलिए इशू होता है इसमें। तो आज के लिए जो फाइनल टिप्स है यहाँ पे वो आपको बताते हैं। सबसे पहले जो है आपको कंप्लीट योर पेपर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पेपर है वो कंप्लीट होना चाहिए, पेपर नहीं छूटना चाहिए। टाइम को सेट करके करिए। और जैसे कि आपको पैटर्न अब पता चल चुका है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है, तो आप टाइम को वैसे डिवाइड कर सकते हैं। 8 मार्क्स के लिए आपके पास जो है 4 मिनट्स आप रखिए, और 38 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें आप रखिए 20 से 22 मिनट्स। तो आपके पास, और जो सेक्शंस आते हैं ना, सेक्शन ए, बी एंड सी, इन तीनों को आप 1 आवर ईच में डिवाइड करिए, आपका पेपर नहीं छूटेगा। और ये सक्सेसफुल भी रहा है। इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको PRAM-IAS के यूट्यूब चैनल पे दिखेगा। बिकॉज ये वीडियो देखने के बाद मुझे अच्छे रिव्यूज मिले थे। स्टूडेंट्स जो थे, जिन्होंने, जो भी एस्पिरेंट्स बोल सकते हैं, जो अपीयर हुए एग्जाम में, उन्होंने बोला था कि काफी हद तक काम भी किया था टाइम वाला स्ट्रैटेजी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग करनी है। अभी मतलब अभी क्या करना है, पहले तो कंप्लीट करना है पेपर को टाइम के साथ, और अभी क्या करना है आपको, आंसर राइटिंग जो है अभी से ही स्टार्ट करनी है, और इसे प्रॉपरली इवैल्यूएट करवाना है। और उसके बाद जो है नोट्स मेकिंग आपको खुद से करते रहना है। जो भी आपको नोट्स मिल रहे हैं, जहां से भी मिल रहे हैं, उन सबको लेके आप खुद का नोट्स बनाइए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सफिशिएंट टाइम है, अभी काफी टाइम है, प्रीलिम्स मेंस दोनों आराम से कर सकते हैं, ऐसे के लिए भी नोट्स बना सकते हैं। और अगर इन द केस, देखिए कोशिश करिए पेपर ना छूटे, लेकिन फिर भी अगर पेपर छूट जाता है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जो आपका ऐसे है वो काफी अच्छे से आप मैनेज करते हैं, तो वो आपकी हेल्प करता है। उसके बाद आपके पास इंटरव्यू है जो कि गेम चेंजर हो सकता है। तो आप अपना बेस्ट हर एक स्टेज में दे सकते हैं, और क्वालिटी को मेंटेन करिए। जितना आप एग्जांपल्स देंगे, जितना आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, जितना डायग्राम बनाएंगे, उतना अच्छा आपका जो है आंसर रहेगा। तो चलिए, अब मैंने तो आपको यहाँ पे बता दिया है। मैं अपना स्क्रीन बंद करती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें देख सकते हैं। शुभम सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी।